नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। 90 की दशक भारत की राजनीति का सुनामी कॉल था। उस वक्त के प्रधानमंत्रियों की कहानी या तो छिपी रह गई, या तो सामने नहीं आने दी गई, या तो किसी ने नहीं देखी, किसी को नहीं पता। लेकिन वो कहानियां भारत के पत्रकार संतोष भारतीय जी ने देखी है अपनी आंखों से, और उन्हें अपनी इस किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में उतारी भी है। तो आज उनकी इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस किताब को मैंने ये किताब बहुत अच्छे से पढ़ी है, और अभी हमारे साथ संतोष भारतीय सर हमारे साथ होंगे, इस किताब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि संतोष भारतीय जी किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है, हमारे साथ आ गए हैं। सर नमस्कार। ग्रेट मतलब पर्सनालिटी, शानदार संपादक, पूर्व सांसद और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और उम्दा लेखक, आज संतोष भारती जी हमारे साथ है। सर नमस्कार। मैं सबसे पहले सर आपसे मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो सर किताब है मेरे हाथ पे, ये किताब, इस किताब को लिखने के लिए आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? क्योंकि आपने इस किताब में जिन किरदारों को उतारा है उनके लिए तो 10-10 किताबें भी कम पड़ जाएं। आपने इतना सब कुछ इस किताब में समेट दिया है। क्या मोटिवेशन था सर इसके पीछे? प्रज्ञा जी, मोटिवेशन तो सच्चाई सामने लाना था, क्योंकि ये जो साल हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है, ये सारे साल राजनीतिक इतिहास से गायब हो गए हैं, गायब कर दिए गए हैं, या इनके ऊपर लिखा या कहा ही नहीं गया। मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में लिखूं, और इसलिए भी लिखूं कि मुझे दो लोगों ने बार बार कहा कि मैं उन घटनाओं को क्यों नहीं लिखा जिन्हें मैं प्रथम पुरुष के हिसाब से जानता हूँ। वीपी सिंह जी ने मुझे कई बार कहा, जिसका मैंने अपने लेख में जिक्र किया है, और दूसरा चंद्रशेखर जी ने। और सही बात है कि ये सारी घटनाएं मैं समझता था कि जो राजनीति को देखते हैं, जो पत्रकार हैं, जिन लोगों को लिखने की आदत है, वो इन सारी चीजों को लिखेंगे, लेकिन किसी ने लिखा नहीं। इसलिए मुझे लगा कि इस कालखंड को, जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है और जिसमें वो सारे लोग हैं जहां से भारत को एक दिशा मिली, या भारत की दिशा जहां से बिगड़नी शुरू हुई, उन सारी चीजों को मुझे लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि इस देश के लोग जो राजनीति को जानना चाहते हैं उन्हें पता चले कि कौन सी चीज उनके हाथ से फिसल गई थी, या कौन सी उनकी नजरों के सामने से अदृश्य हो चुकी थी। उसे लाना बहुत जरूरी था। और एक कारण और था, आजकल के जो नए युवक 19, 20, 21, 22 साल के लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि राजनीति की गलियां कैसी होती हैं, नेता कैसे व्यवहार करते हैं, वो अपनी विश्वसनीयता कैसे बनाते हैं, कैसे समाप्त करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस किताब को खरीदने वालों में जो रिकॉर्ड हमारे पास है पब्लिशर की तरफ से, वो ये कहता है कि करीब 60-70% इसको खरीदने वाले नौजवान हैं। नौजवान का मतलब 35 साल तक की उम्र के लोग 60% हैं जिन्होंने इस किताब को खरीदा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोगों ने इस किताब को लिया, पढ़ा, समझा और उसके ऊपर प्रशंसा की, और अब तक इसको टोटल पढ़ने वाले लोग मेरा ख्याल है 3 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। जी, बेस्ट सेलर में ट्रेंडिंग है सर आपकी किताब, और बहुत लोगों ने खरीदी। मैंने भी इसीलिए ये किताब अपने पास, मतलब मैंने ये किताब इसीलिए ली है क्योंकि मैं खुद इसको पढ़ने के लिए और बहुत ही ज्यादा इच्छुक थी। और इस किताब में खासियत है कि इस किताब के एक चैप्टर को कोई पढ़ता है तो फिर वो बंध जाता है, और आगे उसके आंखों के सामने सब चलचित्र चलने लगते हैं, और वो किताब में आगे बढ़ता रहता है। सर, इस किताब में मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा, जिसमें बाला साहब ठाकरे और राज बब्बर के बीच किसी बात का जिक्र है। वो क्या बात थी? देखिए, इस किताब में जितनी घटनाएं हैं प्रज्ञा जी, वो सारी की सारी देश के लोगों को जानने लायक हैं, इसलिए कि उन्हें ये पता चलेगा कि आज के राजनीतिज्ञ नहीं है, जो पहले के राजनीतिज्ञ होते थे वो कितने बड़े दिल के होते थे और कितने समझदार होते थे। बाला साहब को लेकर के अक्सर लोगों के मन में एक अलग तस्वीर बनी हुई है, पर मेरे सामने जो उनकी तस्वीर आई, जिसे मैंने लिखा, और उसके एक किरदार वीपी सिंह थे, एक खुद बाला साहब देवरस थे,
माफ कीजिएगा, बाला साहब ठाकरे थे, और तीसरे राज बब्बर जो कि अभी हमारे बीच में हैं। जी। बाल ठाकरे साहब तो नहीं है, लेकिन राज बब्बर हमारे बीच में है, वीपी सिंह भी नहीं है, तो राज बब्बर से इस बात को की तस्दीक की जा सकती है। घटना ये थी कि वीपी सिंह जब पहली बार बंबई गए तो ये सवाल सामने आया कि उनके स्वागत के लिए क्या किया जाए, तो राज बब्बर आगे आए। कैसे आए वो इस किताब में है, जिसे लोगों को पढ़ के जानना चाहिए। जब राज बब्बर आए आगे तो वो और बाला साहब दोस्त थे, वो शाम को चाय पे एक साथ मिलते थे अक्सर। तो राज जी। बब्बर ने बाला साहब से कहा कि बाला साहब, मुझे वीपी सिंह का स्वागत करना है, पर मेरे पास तो लोग हैं नहीं, मैं तो यहाँ फिल्मों में काम करता हूँ। तो बाला साहब ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उनका कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भेज दिए। उनका कि ठीक है, मैं बता देता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि लोग आएंगे। इस पे राज बब्बर को एक शक हुआ। उन्होंने कहा कि लेकिन उनके हाथ में उनकी डंडा नहीं होना चाहिए जो शिवसेना का निशान एक हर शिव सैनिक लेके चलता था, और टोपी नहीं होनी चाहिए। बाला साहब ने कहा टोपी भी होगी और लाठी भी होगी, झंडा भी होगा हमारा। हम वीपी सिंह का स्वागत कर रहे हैं, और मैं वीपी सिंह का इसलिए स्वागत कर रहा हूं कि वीपी सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का बिगुल बजा चुके हैं। राज बब्बर ने कहा कि तब आप अपने लोगों को मत भेजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीपी सिंह का स्वागत वो लोग करें जो एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिन्हें वीपी सिंह पसंद नहीं करते। बाला साहब ने कहा कि ये कमाल की चीज है। फिर उनका कि अच्छा चलो, तुम मेरे दोस्त हो, वहां लोग आएंगे, लेकिन डंडा झंडा और टोपी नहीं होगी उनके पास। राज बब्बर इसको मान गए, लेकिन उनका कि पर एक मेरी शर्त है कि वीपी सिंह जब मेरे घर के सामने से गुजरे, कलानगर में बाला साहब का घर है, और जो हवाई अड्डे से शहर को सड़क जाती है उसी पर कलानगर पड़ता है, तो उनका कि यहाँ पर शिव सैनिक उनका स्वागत करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि बाला साहब वीपी सिंह का स्वागत करना चाहते हैं। राज बब्बर ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वीपी सिंह आ गए और चलने लगे, तब राज बब्बर ने मुझसे कहा कान में, क्योंकि मैं वीपी सिंह जी के साथ था, कि बाला साहब के यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है। मैंने वीपी सिंह जी से पूछा, एक जीप थी, खुली जीप, जिसे देवानंद साहब के भतीजे चला रहे थे उस जीप को, और उस जीप में राज बब्बर साहब थे, मैं था, वीपी सिंह सबसे आगे बैठे थे, दत्ता सामंत थे जो बहुत बड़े मजदूर नेता थे। उन्हीं के बुलावे पर वीपी सिंह गए थे, क्योंकि वो एक बड़ी मजदूरों की मीटिंग करना चाहते थे। बाला साहब का घर सामने आया, राज बब्बर ने मेरी तरफ देखा, क्या करना है? मैंने वीपी सिंह से पूछा, वीपी सिंह ने कहा नहीं चलो, इशारा किया सीधे चलो। राज बब्बर से मैंने कह दिया, वीपी सिंह वहां नहीं रुके, चलते चले गए। इसके बाद जिस होटल में पहुंचे, वहां राज बब्बर ने कहा कि हालो तो इनकी करवा, नमस्ते तो करवा दीजिए बाला साहब से। वीपी सिंह ने वो भी मना कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगा, बात करूंगा तो गलत उसे समझा जाएगा, नैतिकता के नाते भी मुझे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनकी राजनीति पसंद नहीं करता हूं। राज बब्बर बहुत परेशान हुए, और वो दोपहर में सीधे बाला साहब के घर गए। राज बब्बर को बंबई में रहना था, शिवसेना की ताकत उनको पता थी, बाला साहब उनके दोस्त थे रोज शाम को। अब उन्होंने दो चीजें कही, और वो राज बब्बर ने नहीं मनवा पाई वीपी सिंह से, वीपी सिंह नहीं माने। वो फिर बाला साहब, ये सारी घटनाएं बाला साहब के पास गए, और बाला साहब के घर जाके उन्होंने बताया कि वीपी सिंह ने ऐसे ऐसे मना कर दिया। तो बाला साहब ने कहा कि देखो कितना बड़े बड़े दिल के थे। उन्होंने कहा कि वीपी सिंह ने बिल्कुल सही किया, अगर वो इस बात को मान लेते तुम्हारी, तो उनके ऊपर पहले ही दिन से आक्षेप लगने शुरू हो जाते हैं। जी। तो मैं इस संदर्भ में मैंने लिखा है कि बाला साहब जैसा आदमी, जिसे लोग बिल्कुल क्रूर, कठोर, आक्रामक मानते थे, उसका वो पहलू सामने आया, और आज उद्धव ठाकरे उनके बेटे बंबई में मुख्यमंत्री हैं। तो जब उद्धव ठाकरे को, ऐसा मैंने सुना है कि ये प्रसंग बताया गया, संजय राउत ने बताया, तो उद्धव ठाकरे को इसके ऊपर बड़ा गर्व हुआ कि मेरे पिताजी कितने बड़े दिल के आदमी थे। और मेरा ख्याल है उद्धव ठाकरे उसी तरह से बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उनके पिताजी थे, विषयों को समझते थे, हाँ। पूर्वाग्रह नहीं रखते थे। ये घटना अच्छा है सर, इसमें। आपकी इस किताब में एक जिक्र है जिसमें वीपी सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर इस्तीफा दे दिया था। क्या किस्सा था वो सर?
किस्सा ये था कि वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक था। उनसे बात करके या उनसे बिना बताए अधिकारियों ने एनकाउंटर की नीति अपना ली कि डाकुओं को मार दो। जैसे आज उत्तर प्रदेश में है, अधिकारियों ने कुछ इस तरीके की बात की, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं हो रही थी। वीपी सिंह के सगे बड़े भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, सीएसपी सिंह साहब, उनकी भी हत्या हो गई, उनके भतीजों की भी हत्या हो गई जो वो शिकार करने के लिए गए हुए थे। ऐसे ही एक हत्याकांड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीपी सिंह ने घोषणा कर दी पत्रकारों के पूछने पर कि अगर अब कोई और हत्या हुई या डाकुओं की तरफ से घटना हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने शायद ये सोच के कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा तो जो प्रशासन है वो थोड़ा मुस्तैद हो जाएगा और ठीक से चीजों को हैंडल करेगा। पर इसके बाद फिर उनके ऊपर उनके वो मीटिंग में थे और हत्या हो गई। एक देहुली गांव है मैनपुरी में जहां पर दो लोगों ने दलितों की हत्या कर दी। जी हाँ, नहीं फूलन नहीं, तो देहुली में संतोषा नाम का एक अपराधी था, उसने हत्या की थी दलितों की हत्या की। अच्छा। तो वीपी सिंह एक मीटिंग में थे और उनके पास खबर आई कि अभी अभी ये हत्याकांड हुआ और कानपुर के दस्तमपुर में हत्याकांड हुआ। 2 हत्याकांड एक ही दिन में हुए। तो वीपी सिंह ने अपने पत्र में, जो इसी किताब में त्याग पत्र वीपी सिंह का अलग चैप्टर है छपा है, उस पत्र को मेरा मानना है कि हर आदमी को पढ़ना चाहिए। वो पत्र ये बताता है कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चीजों को किस नजरिए से देखता है। उन्होंने उसमें ये लिखा है कि मेरे सामने सवाल था कि मैंने पब्लिकली एक घोषणा की है और उस घोषणा के बाद भी एक घटना हो गई है, तो राजनेता की विश्वसनीयता क्या होनी चाहिए। आज के लोग जो देख ही रहे हैं कि वो लोग मरते हैं, कुछ भी तो होता है, मंत्री मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। जी। राइट। तो उस समय वीपी सिंह ने कहा कि चूंकि मैंने सार्वजनिक घोषणा की है और मुझे उस घोषणा का पालन इसलिए करना चाहिए, नहीं लोगों का राजनेताओं की घोषणाओं के प्रति से वो विश्वास हट जाएगा। तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उस त्याग पत्र का जो अपने हाथ से उन्होंने करीब 12 पन्ने लिखे थे, वो टाइप होकर के जो छपे हैं इसमें वीपी सिंह के अपने हाथ के लिखे हुए पेज है। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हुई चीज नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि कैसे मुझे ये लगा कि इस्तीफा देना चाहिए और मैंने इंदिरा जी से भी नहीं पूछा, सीधे मैंने इस्तीफा लिखा और राज्यपाल को दिया और उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने इस्तीफा दे दिया। सर, अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती के बारे में भी आपने इस किताब में जिक्र किया है, पैसे को लेकर कोई डील। हालांकि ये सारी बातें जानने के लिए सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये सारी बातें जानने के लिए आपको सर की ये किताब खरीदनी पड़ेगी। बहुत सस्ती है, खरीदनी पड़ेगी और आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो ही देश की राजनीति के बारे में जान पाएंगे। व्हाट्सएप या ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा आग्रह है कि सर की ये किताब जरूर खरीदें और देश की राजनीति के बारे में और तमाम प्रधानमंत्रियों के बारे में, बड़े बड़े राजनेताओं के बारे में जिनको आपने किताबों में पढ़ा होगा या कहीं यूट्यूब में या सोशल मीडिया में देखा होगा, सर ने उनके साथ समय बिताया है, उनके साथ रहे हैं, वो वक्त जिया है सर ने। तो ये इस किताब में सर ने वो सब कुछ उतारा है। तो मैं तो चाहूंगी कि हर किसी को ये किताब पढ़ना चाहिए। सर, अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती का जिक्र किया है और पैसे को लेकर कुछ डील थी, उसको भी लेकर जिक्र किया था। क्या है वो किस्सा? प्रज्ञा, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती उनकी मां और अमिताभ बच्चन की मां की दोस्ती से शुरू हुई। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन मित्र थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी भी मित्र थे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर दबाव डाला कि वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ें। इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा, आजकल के नौजवानों को नहीं पता होगा या आपके दर्शकों को, कि हेमवती नंदन बहुगुणा देश की बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत बड़े शख्सियत के मालिक थे। वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, इलाहाबाद से वो संसद में आते थे। उन्हें हराने के लिए राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को उतारा।
अमिताभ बच्चन उन दिनों पॉपुलर हो चुके थे बच्चों के बीच में, क्योंकि वो जैसी फ़िल्में करते थे, बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे। और वो चुनाव कमाल हुआ जिसमें अमिताभ बच्चन जीते। बच्चों ने अपने माता-पिता की अंगुली पकड़ के कहा, "पापा, इस बार मम्मी, इस बार अमिताभ बच्चन को वोट दे दीजिए।" अब देखिए हमारे देश के लोग कि एक बच्चे के कहने पर उसकी क्या बिगड़ जाता है। अ, हम इस बार अमिताभ बच्चन को वोट दे देते। बहुगुणा जी चुनाव हम्म। हार गए और जी। बच्चों ने अमिताभ बच्चन को लोकसभा का सदस्य इलाहाबाद से बनवा दिया। हम्म। यहाँ से इस तरह की उनकी दोस्ती थी, लेकिन हम्म। बीच में अमिताभ बच्चन के ऊपर इतने हमले शुरू हुए हम्म। कि अमिताभ बच्चन को लगा कि मैं अगर इस्तीफा दे दूं तो हम्म। मैं इस सब से बच जाऊंगा। जी राजीव सर, गांधी आपने ने इसमें उनको इसमें किताब में जिक्र भी किया है कि अमिताभ लिखा है। बच्चन ने वीपी सिंह से बचने के लिए संसद से त्याग पत्र दिया था। जी। नहीं, वीपी सिंह नहीं, वो सारे प्रेस के हमले से, क्योंकि देखो ना जो अच्छा। उस समय का प्रेस आज की तरह पीआर जर्नलिज्म नहीं करता था। जी। उस समय प्रेस का 80% हिस्सा ईमानदारी से रिपोर्ट करता था और वो अमिताभ बच्चन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाता था। तो उनको लगा कि शायद मैं संसद का सदस्य हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये प्रेस का हमला है, तो मैं अगर इससे सर तब गोदी मीडिया इस्तीफा नहीं दे था दूं। क्या? जी। उस समय गोदी मीडिया नहीं था और हम्म। मैं उस समय की सरकार की तारीफ करूंगा कि वो हम्म। इस तरीके से मीडिया को अपनी जेब में रखने में भी भरोसा नहीं करती थी, हम्म। सर, जैसे मैंने तो आज की पढ़ा है कि सरकार है। आपसे वीपी सिंह और इंदिरा गांधी तो काफी आपकी रिपोर्ट से काफी परेशान रहते थे। हमेशा परेशान रहते थे। वीपी सिंह तो परेशान रहते ही थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्होंने कहा कि संतोष जी कभी हमारे लिए भी तो सोमवार लेके आइए। जी। रविवार हम्म। पत्रिका थी जो लखनऊ से वहाँ से कलकत्ता से निकलती थी जी और सर। हिंदी के बहुत बड़े व्यक्ति श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह उसके संपादक थे, जिन्होंने जी। हम लोगों को पत्रकारिता का ज्ञान दिया। और इंदिरा गांधी तो किताब की रविवार बात सर पढ़ती मुझे थी। मुझे आपकी किताब से सर एक बात याद है। आपने एसपी सिंह जी का जिक्र किया, तो इंदिरा गांधी जी से एक बार आप मुलाकात करने गए थे और उन्होंने आपका परिचय पूछा। एसपी सिंह जी आपके साथ में थे और आपने जब बताया मैं संतोष भारतीय रविवार से हूँ, और वो उनकी भौएं टेढ़ी हो गई और फिर उन्होंने बोला कि आप क्या लिखते हैं, और फिर आपने कुछ कहा जिसके बाद वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, और एसपी सिंह जी ने वो बात टेप कर ली थी, जिसको वो आप बाद में कहते थे कि मैंने आप दोनों की वो बात टेप कर रखी और जब जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं वो सुनता हूँ। सर वो क्या बात थी और बिल्कुल। इंदिरा गांधी जी नाराज क्यों हो गई थी आपसे? प्रज्ञा इंदिरा गांधी जी इसलिए नाराज हुई थी क्योंकि वो रविवार को पढ़ती थी और हम्म। उत्तर प्रदेश में उनका इंटरेस्ट था, तो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट्स को वो बहुत ध्यान से पढ़ती थी और वो लगातार देखती थी कि मैं उनकी जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ लिख रहा हूँ। हम्म। मैंने मैंने कभी भी अपने पत्रकारिता के जीवन के दौरान, लखनऊ से मेरे शुरुआत हुई थी, मैं कभी किसी मुख्यमंत्री की चाय का भी गुनहगार नहीं हूँ। मेरा मानना था कि एक पत्रकार को मुख्यमंत्री की चाय और नाश्ता नहीं करना चाहिए कभी। जी। अब अपनी आदत होती है, यही सुरेंद्र जी की हालत थी कि वो किसी के यहाँ नहीं जाते थे, वही हम लोगों को सिखाया उन्होंने। यही हमारे वरिष्ठ उदयन शर्मा की हालत थी। और जब 80 का चुनाव था तो सुरेंद्र जी के साथ हम लोग चुनाव कवर करने के लिए रायबरेली गए हुए थे। इसके पहले 77 में जनता पार्टी की सरकार थी जो कि गिर गई 80 में, और 80 में दूसरा चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी दोबारा दल बल के साथ आई, तो जाहिर है इंदिरा गांधी आकर्षण का केंद्र थी। तो मैं श्री एसपी सिंह और एक गार्डियन के मेरा ख्याल है संपादक थे डेविड हॉडसन या जो भी नाम था, लेकिन अभी जो उन दिनों संडे के संवाददाता थे, विशेष संवाददाता श्री सुब्रत हम्म। भट्टाचार्य, वो हमारे साथ जी। थे और वहां पे सबने अपना परिचय दिया। उन्होंने कुछ नहीं, भौं से कोई वहां धीन ब्रह्मचारी भी आके खड़े हो गए उस समय। मैंने हम्म। उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि आप ये कह तो रही हैं, लेकिन आपकी जो बुआ जी हैं, जिसका हम्म। जिक्र मैंने इसमें नहीं किया, आपको बता रहा हूँ कि आपकी बुआ जी नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित जी, जी। वो आपसे क्यों नाराज है, वो आपका साथ क्यों नहीं दे रही, आप उनसे क्यों बात नहीं करती। बस वो भड़क गई, कहने लगे आप लगातार अनाप शनाप रिपोर्टिंग करते हैं और यहाँ भी आप वही कर रहे हैं। तो मैंने हम्म। फिर कहने की कोशिश की उनसे कि मैं क्या अनाप शनाप करता हूँ वो तो बताइए। तो उस पर चिढ़ के बोली इनफ इज इनफ। जी। और जिस हम्म। शैली में वो सारी बातचीत हुई 3 मिनट की,
4 मिनट की, उसको सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने टेप कर लिया था। टेप मुझे कर कहते लिया। थे जब जब मेरा दिमाग खराब होता है तब मैं इसको सुनता हूँ। बहुत दिनों तक उन्हीं के पास रहा। अच्छा, मुझे ये तमीज नहीं थी कि ये सब रखना चाहिए। उन दिनों किसी को तमीज नहीं थी, कोई अपना रिकॉर्ड जी नहीं जी। रखता था, क्योंकि सब सब जर्नलिज्म के लिए काम करते थे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते नहीं थे या बिल्कुल प्रशंसा सर। के लिए। तो बहरहाल वो इंदिरा जी का कहना है, क्योंकि और लेकिन इंदिरा जी इतनी बड़ी थी कि जब मैंने श्रीपति मिश्र के खिलाफ स्टोरी की कि उन्होंने एक दलित की जमीन कब्जा कर ली, उन दिनों दलित नहीं कहा जाता था, जी। हरिजन कहा जाता था। हरिजन तो के, ठीक है। रविवार की कवर स्टोरी थी, श्रीपति जी जोखई की जमीन वापस कर दीजिए, हरिजन की जमीन वापस कर दीजिए। वो इंदिरा जी ने रिपोर्ट पढ़ी, प्रधानमंत्री बन गई थी। मैं उनकी तारीफ बता रहा हूँ। जी। उन्होंने इस रिपोर्ट की जांच कराई और मैंने इस रिपोर्ट के ऊपर 3 कवर स्टोरी लिखी और तीसरी कवर स्टोरी मैंने लिखी कि इंदिरा जी ने कैसे श्रीपति मिश्र का इस्तीफा लिया। जी। इंदिरा जी ने खुद अपने वहां से लोगों को जांच करने भेजा। लोगों ने कहा रविवार की रिपोर्ट सही है, तो इंदिरा जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। इस इतनी बड़े समझदारी वाली बात उन्होंने की। जी। उन्होंने मेरे ऊपर कोई हमला नहीं करवाया, जी। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखवाया जैसे आजकल के मुख्यमंत्री लिखवा रहे हैं। और वो तो प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्होंने इस सवाल को बहुत सीरियसली लिया और दलित के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध को बहुत गंभीर अपराध मानती थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया। बाप रे तो प्रज्ञा, बाप, ये इतनी इतनी सारी राजनीति का ज्ञान कहीं और नहीं मिल सकता। आप खुद में इंसाइक्लोपीडिया हैं सर। मतलब मुझे नहीं पता, गूगल की, विकिपीडिया की, किसी चीज की जानकारी नहीं है। अगर राजनीति की जानकारी चाहिए तो संतोष भारतीय सर इज द ओनली 1%। और मैं तो फिर बोलना चाहूंगी, भैया किताब ही पढ़िए, किताब पढ़ के ही आप जान पाएंगे ये इतनी बड़ी बड़ी राजनीति की बातें। अच्छा सर, बोफोर्स कांड और बस कंडक्टर वाला जो एक एक कमीशन वाला किस्सा था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस किताब में। मैं वो भी जानना चाहती हूँ, और बाकी जो लोग जानना चाहते हैं वो प्लीज किताब पढ़कर ही जाने। लेकिन सर आप मुझे बताइए वो किस्सा क्या था। प्रज्ञा, बोफोर्स के बारे में अगर जानना हो तो ये किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। जी। और वो कंडक्टर वाला किस्सा मैं बता देता हूँ। उस समय हो ये गया था, देखिए लोग क्या करते हैं, लोग जो बड़े लोग करते हैं उसका एक तरीके से अनुसरण करते हैं। जी। ये इस देश के लोगों की आदत है। उन समय सारे देश में हो गया था कि 7.5% कमीशन जायज है, क्योंकि शोर ये था कि बोफोर्स में 7.5% कमीशन लिया गया है और बिना किसी सबूत के देश ने मान लिया था कि उस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 7.5% कमीशन लिया है। तो एक चर्चा चारों तरफ फैल गई थी और बस कंडक्टर सवारियों से पैसे लेता था और 7.5% के हिसाब से 1 रुपए की टिकट होती थी दिल्ली डीटीसी की, उसमें से वो उसको 90 पैसे ही वापस देता था अगर 1 रुपए की टिकट है और उसको पैसे वापस करने हैं। तो कहता कि वो 10%, वो 7.5% तो सरकार ने लागू कर दिया है, हम 2.5% ही तो ज्यादा ले रहे हैं, तो हम 10% इसमें से जरूर लेंगे, और लोग उसको देते थे। तो ये उस हिसाब से मैंने लिखा कि किसी भी घटना का कितना खतरनाक प्रभाव लोगों पर पड़ता है और लोग उससे मोटिवेट होकर करप्शन की तरफ चले जाते हैं। ये कंडक्टर की चर्चा मैंने एक उदाहरण के रूप में सामने रखी, लेकिन सारे देश में हर जगह लोग पैसा लेने लगे थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राजीव गांधी को सब इसका जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि वीपी सिंह ने बोफोर्स को जिस तरीके से लोगों के सामने रखा था उसमें उन्होंने साफ दिखाया था कि ये सरकार से जुड़े लोग कमीशन ले रहे हैं, जो बाद में कानूनी तौर पे तो साबित नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसमें लिखा है कि किसने किसने कैसे पैसा लिया। जैसे एक इटालियन क्वात्रोची था जो मेन दलाल था, दूसरी तरफ एक बड़े उद्योगपति देश के इस चीज को हैंडल कर रहे थे। मैंने किताब में इन सबका नाम लिखा है। तो उसकी वजह से ये 7.5% कमीशन वाला किस्सा इसमें आया जिसको आप पूछ रही हैं। सर आप फर्रुखाबाद से थे, आप पहले पत्रकार थे, फिर आप राजनीति में आए, फिर आप पत्रकार हो गए। तो ये जो पहेली है ये दर्शकों के लिए सुलझाइए। ये प्रज्ञा जी कोई पहेली नहीं है,
मैं शुरू से आज तक पत्रकार ही रहा। बीच में एक्सीडेंटली मैं लोकसभा में चला गया था। लोकसभा में इसलिए चला में गया गए क्योंकि वो कैसे सर? आप कैसे लोकसभा में गए? किसने आपसे कहा कि आपको तो राजनीति में आना चाहिए? आप पूर्व सांसद भी हुए, आप जीते भी, आपको जनमत भी मिला मैं सर। मिला, लेकिन वो मेरी दुनिया नहीं थी। ये मुझे वहां जाके पता चला, क्योंकि जितने दिनों मैं संसद में रहा, और संसद में जाने का तरीका ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जनता दल टिकट देने वाला है। कोई चर्चा कभी नहीं थी। अचानक पता चला कि मैं और राज बब्बर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे श्री चंचल, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है देश का, जी हम तीनों बैठे हुए थे, कहीं से आए हुए थे, दिल्ली के एक होटल में बैठ के चाय पी रहे थे, क्योंकि राज बब्बर सामान्य जगह नहीं ठहर सकते थे, वो बड़े स्टार थे। तो चाय पी रहे थे, तभी किसी ने फोन करके बताया राज बब्बर को कि संतोष भारती को जनता दल ने फर्रुखाबाद से अपना टिकट दिया है। तो हम सब लोग आश्चर्यचकित, क्योंकि कभी कोई बात ही नहीं थी। चंचल ने कहा कि एक बार जाके वीपी सिंह के यहाँ पूछ तो लीजिए। मैंने कहा ये चंडू खाने की गप है, इस पे भरोसा मत करो। मैंने कहा पैसे खर्च हो जाएंगे खामोखा वहां तक ऑटो के वीपी सिंह के घर जाने के। चंचल जी ने जोर दिया, फिर राज बब्बर ने भी कहा नहीं हो तो आइए एक बार, इतना शोर क्यों है। जब मैं गया वहां तो वीपी सिंह के यहाँ, तो पता चला कि सचमुच मुझे टिकट सर मिल आपने गई है। कितने कितने पैसे खर्च किए सर सांसदी लड़ने में फिर? 3.5 लाख। 3.5 और वो लाख भी मुझे हाँ, 3.5 लाख पूरा चुनाव में लड़ गया। और जनता ने मुझे करीब समझो 6 या 7 लाख रुपए चंदे में दे दिए। तो बके बाकी बचे पैसे का मैं क्या करूं? मैंने राज साहब से पूछा, वीपी सिंह साहब से, जो प्रधानमंत्री थे। जी। उन्होंने कहा कि इस पैसे को तुम वही उसमें लगा दो। मैंने वही कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा दिया। अच्छा सर, जनता आजकल के वो नेता तो चुन जनता से पैसे वसूल लेते हैं सर, आपने नहीं लेकिन वसूले? लेकिन वो चुनाव जनता ने लड़ा था, जी क्योंकि सर। जनता इतनी उद्वेलित और उत्तेजित थी। उसने एक पैसा नहीं लगने दिया। मैं 25,000 रुपए जब दिल्ली से चला चुनाव के लिए, जिसमें हमारे मित्र या हमारे संपादक सुनील प्रताप सिंह उस समय नोभा टाइम्स के संपादक हो गए थे, उन्होंने जी। भी उसमें 500 रुपए का चंदा दिया था मेरे लिए। अच्छा। तो सब मिलाकर के 25,000 रुपए यहाँ से दोस्तों से लेकर मैं चला था कि जो भी होगा इस 25,000 में करूंगा। पर चुनाव में लग गए लगभग 3.5 लाख चुनाव खत्म होते होते, और पैसा मुझे मिल गया था 6 लाख के आसपास। तो इसलिए लोगों से चंदा, इसलिए जी मेरा एक सर। पैसा नहीं लगा, बल्कि पैसा बच गया। वो चुनाव अच्छा अद्भुत चुनाव था। उस चुनाव से ऊपर सर, लोगों को आपके लिखना ऑपोजिशन में चाहिए। कौन था उस वक्त? हमारे अपोजिशन में कांग्रेस के आज बड़े नेता हैं, उस समय बड़े वकील थे, और उनके पिताजी गोवा में गवर्नर थे, खुर्शीद आलम खां। उनके बेटे खुर्शीद आलम। अच्छा। सलमान अच्छा। खुर्शीद मेरे मुकाबले में थे, जिनके नाम से आप परिचित होंगे, कांग्रेस के बड़े जी जी नेता जी हैं। जी जी। और इस समय वो एक चर्चा में हैं, हम्म ये अपनी एक किताब को लेकर के। लेकिन हम्म सलमान इस देश के विदेश मंत्री रहे, और कांग्रेस के बड़े नेता रहे वो। सोनिया जी के और राहुल जी के नजदीक भी रहे। लेकिन सलमान खुर्शीद हम्म। मुझसे चुनाव में हार गए, और वो चुनाव बहुत मजेदार हुआ। हम जी। जब भी मिले आमने सामने, तो हम मुस्कुरा के एक दूसरे से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, और कभी कटुता नहीं आई मुझ में और सलमान में। और इतना हम्म। ही नहीं, मैंने सलमान को हमेशा, जिसको सलमान ने माना नहीं, मैं उनसे कहता था कि क्यों हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, फर्रुखाबाद में किसी एक जगह घोषणा करके हम दोनों आपस में बहस कर लेते हैं। अब मैं शायद जुआ खेल रहा था, क्योंकि सलमान इतने अच्छे वकील और वक्ता हैं, शायद जी। वो आते तो ज्यादा अच्छे तर्क देते, वो जीत जाते। पर मुझे पता नहीं क्यों विश्वास था कि मैं सत्य कह रहा हूं तो मैं ही जीतूंगा। तो पर उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। अंत में मैं जीत गया। हम्म। त्रिकोणीय संघर्ष था, क्योंकि उस समय अच्छा। बहुत सारी जगहों पर दो ही लोग लड़ रहे थे आमने सामने। हम्म। एक कांग्रेस के लोग थे और दूसरे जनता दल के लोग थे। लेकिन अच्छा। उस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना हम्म। उम्मीदवार खड़ा कर दिया मेरी सीट के ऊपर। अच्छा। वीपी वीपी सिंह ने अटल जी से कहा कि वहां से इनको हटा लीजिए, हम्म आमना ही सीधे संघर्ष होने दीजिए। तो हम्म। अटल जी ने कहा कि नहीं, अब उनको तो हमको लड़ाना ही है। दयाराम शाह के नाम था उनका, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ईमानदार और सच्चे नेता थे। हम्म लेकिन चुनाव चुनाव होता है। फिर त्रिकोणीय संघर्ष था, जिसमें मैं था एकदम नया पत्रकार। हम्म भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत दयाराम शाकी को जिताने में लगी हुई थी, हम्म और सलमान खुर्शीद साहब को कांग्रेस ने खड़ा किया हुआ था।
अगर हमारा आमने सामने का मुकाबला होता तो सलमान साहब शायद 3-4 लाख से हारते, लेकिन अच्छा। इसमें हार और जीत का अंतर बहुत कम हो गया क्योंकि त्रिकोणीय कम। संघर्ष था। तो सर आप जब आपने पत्रकारिता करी तब भी आप बड़े बड़ों को पानी पिला रहे थे, फिर जब आपने राजनीति करनी शुरू करी तब भी आप बड़े बड़ों को पानी पिला रहे थे। क्या बात है सर। अच्छा, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप फर्रुखाबाद से थे, आप फर्रुखाबाद से थे ना सर? ठीक है। सलमान खुर्शीद भी फर्रुखाबाद से थे। तो आप कुछ अपने बारे में भी बताइए, क्या आप पहले वहां पर उनसे मुलाकात हुई आपकी, या फिर अगर फर्रुखाबाद के थे तो दोस्ती होनी चाहिए थी फिर तो? नहीं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले थे, हम चुनाव में ही आमने-सामने मिले। क्योंकि मैं पत्रकार था, चौथी दुनिया उस समय निकला हुआ था और चौथी दुनिया बोफोर्स को लेके बड़ा वीपी सिंह के साथ खड़ा था। क्योंकि हमें पत्रकारिता श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सिखाई थी और उनका ये कहना था कि अगर आप कोई स्टोरी करते हैं तो आपको स्टोरी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये भी सही, वो भी सही, वो उनकी सीख में नहीं शामिल था। उन्होंने हमें सिखाया था कि आप पत्रकार हैं, मैं आपके सामने बात रखता हूँ, आपके जैसे तमाम नौजवान पत्रकारों के सामने कुछ शब्द हैं, अपितु, तथापि, किंतु, परंतु, ये सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की डिक्शनरी में नहीं थे। जिस रिपोर्टर में अपितु, किंतु, परंतु, तथापि जैसे शब्द होते थे, वो उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देते थे। इसलिए हम सब जितने लोग थे जो रविवार के रिपोर्टर थे, अभी भी हमारे बीच में जयशंकर गुप्ता हैं जो रविवार के साथ थे, अभी भी जी। हमारे साथ राजेश बादल हैं जो रविवार के साथ थे। राजेश बादल का नाम आपने सुना होगा, राज्यसभा टीवी जी के सर। चीफ रहे हैं। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों ने कभी भी किसी रिपोर्ट को बीच में नहीं, हम रिपोर्ट के साथ खड़े रहे। यही सुरेंद्र जी ने कहा कि रिपोर्ट जी। के साथ खड़े रहिए और अगर कोई उसका खंडन करे तो आपके पास फॉलोअप स्टोरी होनी चाहिए। अगर आपकी फॉलोअप स्टोरी का भी खंडन होता है, इसका मतलब है आप पत्रकार होने लायक नहीं हैं। इसीलिए इसी सीख ने शायद हम लोगों को जो हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया और जो थोड़ा बहुत नाम हो गया इस बुनियादी सिद्धांत के कारण हो गया। इसलिए मैं जब पत्रकार था तब भी मैं लोगों के हक में लिखता था। जब मैं राजनीति में गया थोड़े समय के लिए तो लोकसभा में मैंने जितने भाषण दिए लोगों के हक में दिए और उन दिनों में लगातार धर्मयुग और इलस्ट्रेटेड वीकली में अपने नाम से साप्ताहिक कॉलम मेरा आता था, जिसमें मैं सरकार को बख्शता नहीं था। जनता दल की सरकार थी, मैं जनता दल से सांसद था, उसका सदस्य था, लेकिन मैं अपने कॉलम में अपनी जो पत्रकारीय जिम्मेदारी है उसको निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। मेरे सारे वो लेख मेरी किताबों में छपे हुए हैं जी सर। जो धर्मयुग वीकली में छपे हैं। इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक श्री प्रीतिश नंदी थे और धर्मयुग के संपादक श्री गणेश मंत्री थे। ये सब लोग भारतीय रिटायर हो चुके थे, लेकिन ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक पत्रकार को अपनी रिपोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो रिपोर्ट के साथ खड़ा होगा तो लोग उसको प्यार भी देंगे, सर इज्जत भी लेकिन देंगे। आज तो समय बिल्कुल बदल गया है। आज अगर पत्रकार अपनी कोई रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाता है या यही बता देता है कि दाल में पानी मिला हुआ है तो उसे तुरंत जेल में ले जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, आज के पत्रकारों को जो जेल में ले जाते हैं हो ये गया है कि हमारी बिरादरी पे जो पत्रकारों की बिरादरी है, इसमें एक कहावत है कि शेर की खाल में सियार छुपा हुआ है। हाँ। गीदड़ छुपा हुआ है, जो भी कह लो, शेर की खाल में, हाँ, गीदड़ छुपा है। तो आजकल ये जो पत्रकार हैं ये गीदड़ हैं जो शेर की खाल ओढ़े हुए हैं। हम सब कहते हैं कि मैं तो अपने जो प्रोग्राम करता हूँ आपके यहाँ करता हूँ या अपने यहाँ करता हूँ, जहाँ पे करता हूँ, मैं तो प्रज्ञा सीधे सीधे कहता हूँ कि अभी भी मैं कहता हूँ, मैंने तो अपने चैनल पे खुलेआम चैलेंज दे रखा है आज की सारे पत्रकारों को, जो कि अगर आप हमारे तर्क से, हमारी बात से असहमत हों तो हम आपके चैनल पे आने को तैयार हैं। आप हमारे चैनल पे आए तो हम आपको बुलाने के लिए तैयार हैं। मैंने 4-5 पत्रकारों के नाम उसमें दिए हैं कि आप मुझसे चाहें मुझसे बहस कर लें, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आप अभय दुबे से चाहें उनसे बहस कर लें, आप अशोक वानखेड़े से चाहें उनसे बहस कर लें, आप श्री एन के सिंह से चाहें तो उनसे बहस कर लें, क्योंकि इनकी बातों को और इनकी पत्रकारिता को मैं सही समझता हूँ। तो मैंने इनसे बिना पूछे चैलेंज दिया और भरोसा कीजिए अभी तक किसी ने चूं भी नहीं की बात करने की।
मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी रिपोर्ट सच्ची, और आप इसके खुद भी अपनी रिपोर्ट्स की गवाह हैं, गवाह आपको गर्व होना चाहिए कि आप जिस तरह की जी रिपोर्ट सर। कर रही हैं, आपको जो प्रशंसा मिल रही है वो इसी सिद्धांत के कारण मिल रही है कि मैं जो लिख रही हूँ सही लिख रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ सही लिख रही हूँ। अगर आप गलत करेंगी, आप किसी से पैसा लेंगी, किसी से गाली लेंगी, किसी के साथ खाना खाएंगी 5 स्टार में, तो फिर आप में वो ताकत नहीं आ सकती। मैं आपको सामने रख के कह रहा हूँ। आप सहमत मुझे हूँ सर ऐसा आपकी कहीं, बात से। मुझे पता चला जी। कि कहीं करती दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए हम्म। आपका सम्मान है। और जी हम सर। लोग जो जर्नलिज्म उस समय कर रहे थे वही जर्नलिज्म आज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने चुनौती दी कि जो भी आज के महान पत्रकार हैं, जो इतिहास को बनाने की बात करते हैं, टेलीविजन के तमाम पत्रकार, सर मैं उन हमने तो सबको अपना चुनौती। कार्यालय भी, ऑफिस भी विधानसभा से दूर बना रखा है कि कहीं कोई नेता ना पहुंच जाए। तो इसलिए इसलिए अगर आप ईमानदार हैं और सही रिपोर्ट जी लिखते हैं या सही बात कहते हैं, तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इस किताब में देखिए ना, बिल्कुल जो ठीक है। किताब आपने इस किताब हम्म। में इतने लोग हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है, जी। और उनमें से बहुत सारे जिंदा हैं। हम्म। इसमें धीरू भाई अंबानी के बारे में लिखा जी है, रिलायंस सर, वो खामोश। सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाह रही थी सर कि राजीव गांधी ने उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा था ही इज अ स्नेक, वो क्या किस्सा था? इसी किताब में है वो बात। वो किस्सा ये था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्हें राजनीति भी देखनी होती थी। अमिताभ बच्चन ने आके राजीव गांधी से कहा कि मैं लोकसभा से इस्तीफा देना चाहता हूँ। राजीव गांधी को लगा कि अगर ये लोकसभा से इस्तीफा देंगे तो वहां फिर उपचुनाव होगा, और वीपी सिंह सरकार से इस्तीफा देकर के कांग्रेस से निकाले जा चुके थे और देश में उनकी बड़ी जय जयकार हो रही थी। राजीव गांधी को लगा कि वीपी सिंह यहाँ से जरूर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे। तो वो उस चुनाव को बचाने के लिए राजीव गांधी बार बार अमिताभ बच्चन से कह रहे थे कि वो इस्तीफा न दें, लेकिन राजीव गांधी ने इस्तीफा दे दिया। अरे सॉरी, अमिताभ बच्चन ने अमिताभ इस्तीफा दे बच्चन दिया। ने, जी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी इसको लेके बहुत गुस्से में थे। इस्तीफा देने से एक दिन या 2 दिन पहले श्रीमती तेजी बच्चन, जो अमिताभ बच्चन की मां थी, वो उन्हें लेके राजीव गांधी से मिलने आई, और राजीव गांधी से उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन इस्तीफा नहीं देंगे बशर्ते आप इन्हें विदेश मंत्री बना दें। राजीव गांधी उनका चेहरा देखते रह गए। ये घटना हो गई, चुनाव हो गए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी 10 जनपद में रहने के लिए आ गए नेता विरोधी दल के रूप में। तब एक दिन वहां अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए, जब वो नेता विरोधी दल थे राजीव गांधी से। और जब वो बात करके जाने लगे तब राजीव गांधी बुदबुदाए, जैसे कहते हैं ना कि कितना कमीना आदमी जा रहा है, कोई हम लोग आपस में बात करके कहते हैं। तो राजीव गांधी ने कहा ही इज ए स्नेक। और वहां उस समय कांग्रेस के एक नेता मौजूद थे जो पहले पत्रकार थे, और बल्कि वो उस समय तो वो पत्रकार ही थे, और वहां एक 10 साल का बच्चा भी था। तो राजीव गांधी ने बहुत गुस्से में ये बात कही, तो उन सज्जन ने, जो पत्रकार थे वहां पे, उन्होंने सोनिया गांधी को भी ये बात बताई कि आज अमित जी आए थे राजीव जी से मिलने, और उनको कहा कि ये तो सांप है, ही इज ए स्नेक। ये घटना थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है, जी। न मुझ पर मेरा मुकदमा अगला किया सवाल है, आपसे, न कोई जी नोटिस दिया है। हाँ जी, पूछिए मेरा अगला अगला सवाल। सवाल आपसे यही था कि वो दो गवाह कौन थे जिन्होंने ये बात सुनी, और आपने अपनी बात में बता ही दिया। अच्छा सर, इस आपकी किताब किताब में इस किताब में एक गवाह का नाम दर्ज है, वो राजीव शुक्ला है। दूसरा एक वहां 10 साल का बच्चा था, उसका नाम बहुत लोगों ने पूछा, मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक सबूत अपने हाथ में रहना चाहिए कि अगर कोई खंडन करे तो कम से कम एक गवाह सामने रहे। हालांकि राजीव शुक्ला ने मुझे फोन करके कहा कि आपने बिल्कुल सही बात कही है, और मैंने ये बात, उन्होंने खुद मुझे फोन पे कहा, मैंने ये बात जब राजीव जी ने कही थी वहां, तो मैंने जाके जी सोनिया जी को बताया था। तो राजीव शुक्ला से भी ये कंफर्म की जा सकती है, और कोई इनकार करेगा तो एक राजनेता के सामने राजीव शुक्ला ने इस बात को स्वीकार किया। और तीसरी चीज, फिर वो 10 साल का बच्चा तो है ही। वो अब 10 वो साल का कौन है, बच्चा सर। हाँ। ये कौन है, ये लोग हाँ तलाशें। जी। अच्छा, मुझसे 10 बड़े साल बड़े का बच्चा अब पत्रकार, कितना बड़ा हो गया होगा सर? मैं क्या जानूं, उस समय 10 साल का कौन बच्चा हो सकता है, ये पता लगाइए। अच्छा सर, आपकी किताब में पेज नंबर 435 पे एक एक
एक चीज आपने लिखी है, उसमें लिखा है, मैं उन्हें जीते जी नहीं त्याग सकता, अगर मैंने आरएसएस से अलग होकर आपका साथ दिया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। क्या था ये किस्सा, कौन थे अब ये, और देखिए आरएसएस देखिए किसे जिंदा नहीं छोड़ रही थी? अब देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हैं, हम्म। मैं अपनी बात के सबूत में एक ही चीज कहता हूँ कि अभी तक कितने दिन हो गए, करीब 4 महीने हो गए, जी सर। अभी तक किसी ने खंडन नहीं किया। अब कोई खंडन करता है तो मैं मानूंगा वो फैब्रिकेटेड है, वो जी। बदमाशी में किया हुआ है। जिसका हम्म। हुआ ये था कि चंद्रशेखर जी के दिमाग में ये आया कि राजीव गांधी ने इतना ज्यादा बहुमत प्राप्त कर लिया, लगभग 414 सांसद, और वो देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये लगा कि कुछ नया करना चाहिए। तो उन्होंने फोन किया अटल जी को कि गुरुदेव मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। अटल जी ने कहा कि नहीं नहीं आप मत, देखिए ये भी बड़प्पन है। अटल जी ने कहा नहीं नहीं मैं आपके यहाँ आता हूँ। अटल जी आ गए चंद्रशेखर जी से मिलने। चंद्रशेखर जी ने उनको समझाया कि आप, हम, और मैं शरद पवार से कहता हूं जो आज एनसीपी के बड़े नेता हैं, उस समय कांग्रेस में थे, कि मैं शरद से कहता हूं कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दें और आप, मैं और शरद देश में घूमते हैं और लोगों को तैयार करते हैं, और आवश्यकता पड़ी तो हम एक पार्टी बना लेंगे। अटल जी ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। जब बात खत्म हो गई तो उनका कि चंद्रशेखर जी, बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैंने जीते जी ऐसा किया तो आप आरएसएस को जानते नहीं हैं, आरएसएस मेरी हत्या करा देगा। चंद्रशेखर जी ने मुझे बताया, बाद में ये घटना खुद चंद्रशेखर जी ने मुझे बताई। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं तो अटल जी का चेहरा देखते रह गया कि जिस संगठन से अटल जी इतने भयभीत हो सकते हैं, वो संगठन कैसा होगा। ये बात अटल जी ने चंद्रशेखर जी से कही थी, चंद्रशेखर जी ने मुझे बताई। और शरद पवार उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन शरद पवार को शायद चंद्रशेखर जी ने बाद में कहा होगा, लेकिन शरद पवार फिर, मतलब ये फिर बन नहीं पाया। ये चंद्रशेखर जी के दिमाग में योजना थी कि ये तीनों घूमे, देश में एक नई राजनीति शुरू करें, जनता की राजनीति, और एक नई पार्टी अगर आवश्यकता हो तो बनाए, तो जी। देश के लोग उनके साथ आएंगे। हम्म। अच्छा सर, आपकी ही किताब में पेज नंबर 229 में आपने एक टाइटल है अंतर्द्वंदों से भरी लोकसभा, ये आपने 9वीं लोकसभा के लिए बोला है, जो कि राजीव जी की आखिरी लोकसभा थी, राइट? तो आपने अंतर्द्वंदों से भरी लोकसभा क्यों कहा है सर? मैंने इसलिए कहा कि उस लोकसभा में जो लोग थे बहुत बड़े लोग थे। आडवाणी जी उस लोकसभा में थे, सोमनाथ चटर्जी उस लोकसभा में थे, राजीव गांधी उस लोकसभा में थे, जी। है ना, एचकेएल भगत उस लोकसभा में थे। बहुत जी वो सर। गैलेक्सी। दुर्भाग्य यह है कि वो राजीव गांधी के जीवन की आखिरी लोकसभा थी। वीपी सिंह उस लोकसभा में थे, चंद्रशेखर जी उस लोकसभा में थे, रामधन जी उस लोकसभा में थे। ये 9वीं लोकसभा एक अद्भुत लोकसभा थी। लेकिन सवाल ये कि उसमें जो लोग थे, वो जो कहते थे वही वो करते नहीं थे। आपस में जो बातचीत होती थी, वो व्यक्तिगत रूप से तो सब ईमानदार थे, लेकिन जमीन पे जाके सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। खिलाफ का मतलब देश के खिलाफ खड़े होते थे। हालांकि जब आपस में ये लोग मिलते थे, बात करते थे, तो देश के लिए ही बात करते थे। पर जब, इसलिए मैंने कहा कि अंतर्द्वंदों से भरी लोकसभा इसलिए थी कि इसमें देश के लिए जितना काम होना चाहिए था, इतना बड़े बड़े लोगों के रहते हुए वो काम क्यों नहीं हुआ, और उसका मैंने रीजन दिया है इस लोकसभा, अपने इस चैप्टर में, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी। तो दरअसल उस लोकसभा का आकलन भी इतिहासकारों ने या पत्रकारों ने सही नहीं किया। इतना कमाल की लोकसभा थी, जिनके नाम मैंने आपको बताया, वो एक साथ किसी लोकसभा में इस तरह के लोग नहीं रहे। अच्छा जी सर, नवाज शरीफ और चंद्रशेखर जी की एक मुलाकात हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर जी ने कहा था कि कश्मीर दे दिया आपको, वो क्या किस्सा था? वो घटना बहुत कमाल की थी, और लोगों को इस किताब में, अब दिक्कत ये, आप मुझसे पूरी किताब तो पूछती जा रही हैं तो लोग पढ़ेंगे क्यों, लेकिन फिर भी कुछ लेकिन ऐसा सर मैं नहीं बता रहा हूँ। आप सर तो थोड़ा मैं थोड़ा इसलिए बताइएगा, एकदम सीक्रेट रखते हुए, ताकि सारी जानकारी ना मिल जाए। आप थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे ना तो लोग और पढ़ना नहीं चाहेंगे। नहीं मिल सकती। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जी जो किसी को पता ही नहीं है, तो वो जब तक आदमी खुद नहीं पढ़ेगा तो इस बिल्कुल बातचीत से वो नहीं समझता। बिल्कुल। नवाज शरीफ हम्म चंद्रशेखर जी जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली उन्होंने, उसी हम्म। दिन उनको अ, प्रधानमंत्रियों के, जो राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बैठक में जाना पड़ा मालदीव। वहां जी जाकर के चंद्रशेखर जी और नवाज शरीफ ने, पहले नवाज शरीफ ने भाषण दिया, फिर वो नीचे उतर के आ गए, तब चंद्रशेखर जी ने भाषण दिया। और वहां नवाज शरीफ ने चंद्रशेखर जी से कहा कि आमने सामने आए। चंद्रशेखर जी ने नवाज शरीफ को देखा, उनके पास गए और जाके कहा कि बहुत बदमाशी करते हो। अब देखिए, बदमाशी शब्द में कितना प्यार छिपा था यहाँ पे। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से कहता है कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। वो प्रधानमंत्री कहता है, नवाज शरीफ कहते हैं कि तो प्रधानमंत्री, वो बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए। तो चंद्रशेखर जी ने कहा, बताओ बदमाशी का क्या कारण है? कश्मीर है, कश्मीर हम्म दे दीजिए और बदमाशी खत्म हो जाएगी। हम्म। यहाँ पर चंद्रशेखर जी अच्छा। ने कहा कि तुमको मैंने कश्मीर दिया। अब नवाज शरीफ तो प्रसन्न हो गए कि उन्होंने इतिहास की उस चीज को जीत लिया जो कभी कोई नहीं कर पाया। अब यहाँ समझना पड़ेगा कि कौन सा कारण था कि चंद्रशेखर जी ने क्या कहा नवाज शरीफ से, कि क्या नवाज कारण शरीफ था ने कहा सर? कि अब ये नहीं। चंद्रशेखर जी ने कुछ कहा नवाज शरीफ से, जी सर। जिसको सुन के नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कश्मीर मांगने की बात छोड़ दी और उनसे कहा कि अब हम लोग आपस में हॉटलाइन पे बात करें और मैं जी आपको भाई साहब कहूँ। तो कुछ तो चंद्रशेखर जी ने कहा होगा, और वो जी क्या जी। कहा वो जानने के लिए लोगों को किताब उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। किताब पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक पेज है, 306, वेट, ये रही। इस हम्म किताब में लिखा है, प्रिय चंद्रशेखर जी, मैं संतोष हम्म। भारतीय को आपके पास भेज रहा हूं। तो सर, आपको चंद्रशेखर जी के पास किसने भेजा था और क्यों भेजा था? आपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है? जी सर। सुना है। जी जी। जयप्रकाश नारायण जी देश के बहुत बड़े नेता थे और बिहार आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। उसके पहले वो हजारीबाग जेल तोड़ करके भागे थे। अंग्रेजों के जमाने में बहुत क्रांतिकारी नेता थे। उसके बाद वो नौजवानों के हृदय सम्राट हो गए इस देश में। पहला अगर कोई हृदय सम्राट हुआ नौजवानों का, तो वो जयप्रकाश जी थे। उसके बाद जयप्रकाश जी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी का गठन किया, समाजवादियों को इकट्ठा किया। वहां से भी निराश हुए तो वो सर्वोदय में गए, और सर्वोदय में जाने पर 60 साल की उम्र में उनसे नौजवानों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, हमारा नेतृत्व कीजिए। तो 60 साल का बुजुर्ग देश के 16, 17, 18 साल के नौजवानों का नेतृत्व कर रहा था बिहार आंदोलन में। बिहार आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश में इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं उनका बहुत मुंह लगा था। बहुत सारे लोगों को प्यार करते थे, मुझे भी प्यार करते थे, मैं ये मानता हूँ। और हम सबको ये भ्रम है कि हम ही को वो ज्यादा प्यार करते थे। मैं अपना किस्सा बताता हूँ। वो मुझे लेके बहुत चिंतित रहते थे। तो मुझे उन्होंने बुला के पूछा, अब क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा नहीं। कहने लगे, अच्छा तुम चुनाव लड़ लो विधानसभा का, मैं चंद्रशेखर को कह देता हूँ और तुम चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहने लगे, क्यों? मैंने कहा आप क्यों नहीं लड़े चुनाव? जब आप किसी के मुंह लगे हों तो आप कुछ भी कुतर कर सकते हैं। मैंने कुतर किया, आपने क्यों चुनाव नहीं लड़ा? कहने लगे, अगर ये कारण है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम हम्म जाओ चंद्रशेखर से मिल लो। तो हम्म उन्होंने मुझे एक छोटे से, इतने इतने बड़े पर्चे पर अपने हाथ से लिखा, प्रिय चंद्रशेखर, जिसका मैंने जिक्र किया है। मैं मैं संतोष संतोष भारती भारती को जी को आपके, आपके पास भेज हाँ, रहा हूँ। ये मेरे प्रिय हैं, हाँ, इनसे बात कर लीजिए। और फिर हम्म उन्होंने मुझे भेजा, कहा कि चंद्रशेखर कल बनारस आ रहे हैं, तुम अभी चले जाओ। तो हम्म उनकी बात को न मानने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं बनारस गया, हम्म चंद्रशेखर जी को वो पर्चा दिया, और चंद्रशेखर जी ने पर्चा लेकर के कहा, ठीक है मैं बताता हूँ। रात में मेरे पास उनका आदमी तलाशता हुआ आया कि साहब तलाश रहे हैं, चंद्रशेखर जी तलाश रहे हैं, कल सवेरे हम्म आप उनसे मिल लीजिए। मैं सवेरे 7 बजे गया। तो चंद्रशेखर, हो सकता है रात में चंद्रशेखर जी ने जेपी से बात की हो, तो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो अपने किसी 20 साल पुराने परिचित से बात कर रहे हो चंद्रशेखर जी। जबकि ये पहली मुलाकात थी मेरी उनकी, लेकिन शायद जयप्रकाश जी के उस पर्ची ने
या जो उन्होंने जयप्रकाश जी से बात की होगी, तो जेपी ने जो उनसे कहा होगा मेरे बारे में, उसके बाद मेरा उनका संबंध आखिरी दिनों तक रहा। और मुझे ये बहुत, इस किताब में बहुत जिक्र है कि मैंने जो जो चंद्रशेखर जी से कहा वो उन्होंने माना, चाहे वो जनता दल बनाने की बात में मेरा रोल रहा हो या चारों भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को एक साथ इकट्ठा करने में। चंद्रशेखर जी ने हमेशा मुझे स्नेह दिया। दुख मुझे इतना है कि उन्होंने मुझसे मुझे आप समझो कम से कम कितने घंटे बात की होगी, 40 घंटे का टेप तो होगा वो, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई थी। पर दुर्भाग्य से कि वो टेप का बक्सा मैं जब लखनऊ से दिल्ली आ रहा था ट्रांसफर होकर के, तो डब्बा ही गायब हो गया, तो मेरी तो सारी पूंजी चली गई। लेकिन चंद्रशेखर जी इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने कभी इसका बुरा नहीं माना। मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ हूँ, तुम भी यही हो, हम इसको फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। पर वो कल कभी आता नहीं है। ये जो कहा जाता है कि गया वक्त आता नहीं है, ये उसका सबसे सटीक उदाहरण है। आखिरी दिनों तक चंद्रशेखर जी लोगों से ये कहते रहे, मुझ पे नाराज निकलने के, ये देगा नहीं तुमको। उनको मालूम था, मैंने उनसे कहा था कि खो गया, लेकिन उन्होंने कभी हाँ। किसी से नहीं कहा कि बेवकूफ है, ये इतनी बड़ी चीज खो गया। लोगों से यही कहते रहे कि संतोष देगा नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन इसने सारा रिकॉर्ड किया है, ये जानता है। तो चंद्रशेखर जी की बहुत सारी चीजें, कि कैसे वो अपने गांव से 7 मील पैदल चल करके जाते थे स्कूल में, कैसे गरीब घर से थे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, कैसे वो समाजवादी पार्टी में पहुंचे, फिर कैसे कांग्रेस में गए। और चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति जब बोलते थे तो लोकसभा शांत हो जाती थी। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए चंद्रशेखर जी ने, कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने बिरला के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया, उन्होंने मोरारजी देसाई के खिलाफ इतना बड़ा, अकेले आदमी ने, एक आदमी देश की राज्यसभा में खड़ा होकर के उसने देश के लोगों को एक एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। वहीं से चंद्रशेखर जी को लोग युवा तुर्क कहने लगे, यंग टर्क। अब जो आज के लोग हैं उन्हें जानना चाहिए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कैसे कैसे लोग हुए हैं। और जब चंद्रशेखर जी बोलते थे तो सारे सांसद राज्यसभा में चुप हो जाते थे। और राज्यसभा में चंद्रशेखर जी ने जिस तरह से आरोप लगाया कि 80 सांसदों को बिरला पैसे देते हैं, वो चंद्रशेखर जी कर सकते थे। तो इसलिए चंद्रशेखर जी ने मुझे जो प्यार दिया, स्नेह दिया, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता। अपने बाप, इतनी गहन चर्चा मुझे कहीं और नहीं मिल पाती। तो भाई, भारतीय राजनीति को समझना है तो संतोष भारतीय सर की ये किताब जरूर पढ़िए। ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें एक ही किताब में मिल जाएगी। सर, एक चीज और प्रज्ञा, इसमें नहीं, एक चीज का जो जिक्र तुम नहीं कर रही हो, इस किताब जी में सर। सिर्फ यही लोग नहीं है। इस किताब में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनका मुझे सर, कितना शबाना विश्वास था। आजमी वो, रेखा का भी एक जिक्र है। मैं शबाना आजमी रेखा को बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताऊं कि आडवाणी जी का भी इसमें जिक्र है। जी। इसमें विश्व हिंदू परिषद का जिक्र है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका इस किताब में जिक्र है, जो कि सारे लोग अभी जिंदा हैं उनमें से बहुत सारे। जी जी। तो ये सबूत है कि इस किताब में जो लिखा है बिल्कुल सही। अब आप शबाना आजमी और रेखा के बारे में पूछ रही हैं। जब मैं रविवार में था, एक दिन सुरेंद्र जी का फोन आया कि जाओ रेखा का इंटरव्यू करो। अब रेखा उस समय इतनी बड़ी फिल्मी पर्सनालिटी थी, वो फिल्मी मैगजीन्स को ही इंटरव्यू नहीं देती थी, तो हमें कहाँ से देंगे। वेल, जैसे हम लोगों के लिए होता है कि संपादक ने कह दिया तो अब संपादक का आदेश मौत का आदेश मान लो। हमारे समय हम एडिटर के आदेश को ऐसे मानते थे जैसे ये मौत का आदेश है, कि अगर नहीं किया तो बेटा चलो हमारे साथ ऊपर। उन्होंने कह दिया, अब हम किसी किसी तरह बंबई गए, क्या किया क्या नहीं, बहुत पापड़ पेले। बहरहाल रेखा के साथ मुलाकात हुई, रेखा का इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू आज भी लोगों को याद है, जो भी साहित्यिक लोग हैं, पत्रकार हैं, सबको याद है कि रेखा का वो इंटरव्यू कितना कमाल का था। वहां से मेरी रेखा का परिचय बना। एक दिन मैं जब बंबई जाता था, रेखा जी से मिलता था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप शबाना आजमी से आप कुछ अलग कीजिए। कहने क्या अलग करूं? मैंने कहा आप जर्नलिस्ट बन जाइए। तो मैं जर्नलिस्ट बन के क्या करूंगी? मैंने कहा आप किसी हीरोइन का इंटरव्यू लीजिए, हीरो का इंटरव्यू लीजिए। कौन ऐसा है जिसका मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ? उस समय भी वो नक्सली थी, किसका अच्छा। इंटरव्यू ले सकती हूँ? तो मैंने कहा कि शबाना जी का लीजिए। तो कहने लगी हाँ ठीक है, मैं शबाना से बात करूंगी,
तुम पूछ लो शबाना इंटरव्यू देंगी कि नहीं देंगी। मैंने शबाना जी हम्म से पूछा, उनको भी भरोसा नहीं हुआ कि रेखा मेरे यहाँ आ सकती हैं या मुझे इंटरव्यू कर सकती हैं। बड़ी अभिनेत्रियां थी और फिल्मों में तो होता है ना कि जो जितना बड़ा होता है उतना ही दूर होता है। पर बिल्कुल। शबाना से मैंने कहा आप हाँ तो कहो। मैंने मैंने पूछा कि कहाँ आप इंटरव्यू देंगी रेखा जी को। उनका जहाँ रेखा कहेंगी। मैंने रेखा जी से पूछा कि शबाना का इंटरव्यू कहाँ करेंगे आप। मैंने शबाना के घर में। तो मैंने शबाना जी को बताया, उनको भरोसा ही नहीं था। वो चली गई कसरत करने के लिए। उन दोनों हॉलीडे इन हुआ करता था होटल जो आज नोवाटेल है बम्बई का, उसमें वो कसरत करने जाती थी, जिम में जाती थी। रेखा जी आ गई, मैं भी टाइम पे पहुंच गया और हम अपने साथ एक फोटोग्राफर को ले गए जो बहुत मशहूर फोटोग्राफर आज के भी हैं, उस समय भी थे, इंद्रजीत औरंगाबाद कर। अब हम वेट कर रहे हैं। शबाना जी इंद्रजीत को बाहर बैठा दिया, मैं और रेखा जी शबाना के, क्योंकि सब जानते ही थे इसने, रेखा जी को कौन नहीं जानता है, फौरन उनके ड्राइंग रूम में बैठा दिया शबाना जी के। अब मोबाइल तो इन दोनों था नहीं कि खबर कर दें कि हम आपके घर आ गए हैं। अरे वो देख 1.5 घंटे इंतजार कराने के बाद पसीने से नहाई हुई कमरे में आई दौड़ती हुई, क्योंकि बाहर ही उनको बता दिया था कि रेखा आई हुई। अब वो आई वहां, मुझे, मैं तो बहुत छोटा जर्नलिस्ट था, मुझे देखा और रेखा जी से लिपट गई। रेखा भी लिपट गई। अब रेखा, द रेखा वो अपने घर से आई थी महकती हुई और शबाना जी पसीने से महकती हुई, लेकिन दोनों जिस तरीके से लिपटी। और फिर जो इंटरव्यू हुआ वो कमाल का इंटरव्यू था, जिसको सुरेन जी ने हेडिंग दी थी रविवार में, सुंदर तो मैं हूं। ये सवाल कहा था रेखा ने बातचीत में शबाना से कि सुंदर तो मैं हूं लेकिन दिखती तुम हो। सुंदर तो मैं हूं लेकिन दिखती तुम हो, क्यों कहा था सर तुम ये? दिखती तुम। वही तो मैं कहता हूं कि रेखा ने जो ये कहा, बड़े बड़े साहित्यकार इस तरह का सेंटेंस नहीं बोल पाते। कितनी सीधी सरल भाषा में एक वाक्य में उन्होंने दोनों की मर्यादा और दोनों की इज्जत कितनी बड़ी कर दी। सुंदर तो मैं हूं लेकिन दिखती तुम हो। दिखती तुम हो, आहा। और वो इंटरव्यू देखने लायक है, सुनने लायक है। रविवार के पुराने अंक में वो इंटरव्यू है, लेकिन शायद मैंने इस किताब में भी उस इस इंटरव्यू का किताब में थोड़ा नहीं। सा जिक्र किया है। हाँ, बस है किताब यही में। इसी बात का जिक्र है, इस बात का जिक्र है कि सुंदर तो मैं हूँ दिखती तुम हो, इस बात का जिक्र है। पर मैं वो पूरा इंटरव्यू भी सुनना चाहूंगी और देखना चाहूंगी। उसके लिए तो उसके लिए आपको रविवार की पुरानी कॉपियां ढूंढनी पड़ेंगी और हाँ उसमें वो इंटरव्यू लेकर पढ़ना पड़ेगा। सर, मैं बहुत खोजी पत्रकार हूँ, उस एक एक कॉपीज ढूंढ लूंगी। अच्छा सर, ये किताब लिखने में आपको कितना समय लगा होगा? लिख तो मैंने 2-3 महीने में दी थी, हम्म लेकिन इसके प्रोडक्शन में बहुत समय लगा, क्योंकि दिल्ली के जो नामी प्रकाशक हैं उन्होंने इसको छापने से मना कर दिया। कॉपियां वो पांडुलिपि लेके रखे रहे, फिर बाद में लौटाल दी। उनको लग रहा था कि पॉलिटिकल किताब है, नरेंद्र मोदी कहीं नाराज न हो जाएं कि उनकी तारीफ क्यों हो रही है, या जो भी कारण रहा हो, सबने मना कर दिया। तो फिर एक विदेशी प्रकाशक तैयार हुआ, जिसने इस किताब को लिया और फिर इसकी तैयारी शुरू हुई प्रोडक्शन की। तैयारी में जो हमारी संपादिका हैं फौजिया अर्शी साहिबा, इन्होंने इसमें इस तरीके से किताब को सजाया है या एडिट किया है कि एक भी गलती इसमें नहीं मिलती। और साथ ही उन्होंने प्रकाशक को इस बात के लिए तैयार किया, और जो किताब छपी है, हिंदी में ऐसी किताब छपती नहीं है, इतनी हल्की, इतने अच्छे कागज के ऊपर। हिंदी की किताबें आप देख लीजिए ना जो आती हैं, और इसकी तुलना कर लीजिए इसके वजन को लेकर, इसके कागज के, और जिसमें एक भी गलती न हो, एक भी, कोई भी आज तक इसमें कॉमा की भी और नुक्ते की कोई गलती नहीं निकाल पाया। तो इतना कमाल का प्रोडक्शन हुआ इसमें, लगभग 1.5 साल लग गया इस सारी चीजों, क्योंकि इस किताब को एडिट किया गया बम्बई में। वो बम्बई में रहती हैं फौजिया अर्शी, बहुत बड़ी अंग्रेजी की लेखिका हैं वो, फिल्मकार हैं, संगीतकार हैं। अच्छा सर, मैंने फौजिया अर्शी जी का इसमें आर्टिकल पढ़ा संपादकीय, उसमें लिखा है कि जब आप इनके पास ये पूरा आपका जो पोथी थी जो लिख करके लाए इनके पास, उसमें एक भी गलती नहीं थी, एक भी मिस्टेक नहीं थी, आपने बस उसको ला करके दिया। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी मिस्टेक, कहीं कट नहीं लगा, कुछ नहीं है।
कैसे बस इंसान के दिमाग में आया और बस आप लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए? अब मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने सारी घटनाएं जो मुझे याद थी मैंने सब एक आ से और ज्ञ तक मैं लिखता चला गया। अब उस लिखने में कुछ प्रैक्टिस भी थी, सुरन जी की ट्रेनिंग भी थी, जी। कुछ मेरा अपनी सावधानी तो मैंने कोई रखी ही नहीं, मैं तो लिखता चला गया एक तरफ से। अब ये उन्होंने ही पकड़ा कि इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई शब्द नहीं कटा है, कोई गलती नहीं है। शायद 2-3-4 शब्द कटे होंगे या जुड़े होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो पाया वो उन्होंने लिखा। पर मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने जो एडिटिंग की उसमें कहीं पर भी उन्होंने कोई गलती नहीं छोड़ी, जिससे लोग कहें कि ये कैसा संपादक है जिसने इतनी बड़ी अशुद्धि जाने दी, चाहे भाषा की हो, चाहे सत्य की हो, और सारी घटनाएं उन्होंने वेरीफाई की। तो अभी भी आप देखिए ऐसे संपादक, और वो अंग्रेजी की मुख्यतः लेखक हैं। फिल्मों में वो फिल्में बनाती हैं, वो स्क्रिप्ट लिखती हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो जो टिप्पणीकार हैं वो अंग्रेजी की हैं। जितने अंग्रेजी की चैनल हैं उनको बुलाते रहते हैं, और या हो सकता है कि हिंदी के चैनल इसलिए नहीं बुलाते हों कि वो शायद उतना तेज नहीं सह पाते हों। मैं क्या कहूँ, मुझे तारीफ बहुत नहीं करनी चाहिए वो, लेकिन मैं उनकी इसलिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस किताब को पहली बार, हिंदी की किताब को हाथ में लिया और उसमें एक भी गलती नहीं जाने दी। इसके लिए मैं उनका आखिरी सवाल, हमारा इस वक्त पर जो चर्चा 1 घंटे से ऊपर चलती रही, समय का पता ही नहीं चला। लेकिन सर, इस पूरी किताब में 475 पेज की इस किताब में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? आपका फेवरेट किस्सा क्या है सर? अब प्रज्ञा, ये तो आप ऐसी बात कर रही हैं, आप मान लीजिए बहन हैं, आपके 2-3 भाई हों, कोई आपसे पूछे कि आपका सबसे प्यारा भाई कौन है, तो आप किसे कहेंगे? आप तो सभी को कहेंगी। जी। किसी माँ से लेकिन पूछिए सबसे उनका ज्यादा जिस पर आप कहेंगे कि इसको जरूर पढ़ना, ये किताब लेना, तो जो लोग, मुझे तो यकीन है कि इस किताब को बहुत सारे लोग लेने वाले हैं, क्योंकि आजकल राजनीति, देश की राजनीति को लेकर बहुत उल जुलूल चीजें व्हाट्सएप पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो सच्ची जानकारी के लिए लोग ये किताब जरूर खरीदेंगे, जरूर पढ़ेंगे इसको। तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट, वो सबसे पहले, मतलब शुरू से पढ़ना शुरू करें या सबसे पहले जो सबसे ज्यादा ध्यान देना किस चैप्टर पर है? इस किताब में पहला खुलासा आखिरी चैप्टर का है कि किस तरीके से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बन रहा था, और सारा विपक्ष कैसे सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हुआ। ये वो सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर के राजीव गांधी को सत्ता से हटाया था। जी। जिन लोगों ने, वीपी सिंह जी ने, चंद्रशेखर जी ने और करुणानिधि जी ने, एनटीआर ने, जिन लोगों ने भी, ज्योति बसु जी ने, इन सब ने मिलकर राजीव गांधी को सत्ता से हटाया था और वीपी सिंह को सत्ता में वो लेके आए थे, खुद वीपी सिंह जी। अब उस चैप्टर को पढ़ के, आखिरी वाले सोनिया गांधी वाले चैप्टर को पढ़ के, देश के लोगों को पहली बार, और इसके पहले इसका खुलासा हुआ नहीं, कि किस तरीके से और क्यों उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी कमर कसी और सारे विपक्ष के नेताओं को इसके लिए तैयार किया, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर जी, कि वो सब सोनिया गांधी का समर्थन करें। और इसमें लोगों को ये भी पता चलेगा कि उन बड़े लोगों में कितना विश्वास होता था। करुणानिधि जी ने वचन दे दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि वो उनको समर्थन देंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन वीपी सिंह ने कैसे उनसे कहा कि आप अटल जी को समर्थन मत दीजिए, मैं सादे कागज के ऊपर आपकी तरफ से आपका स्टेटमेंट या खत सोनिया गांधी को लिख रहा हूं, और आप यहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन चले जाइए और एक रिपोर्ट लिखा दिए कि वीपी सिंह ने मेरे जाली दस्तखत किए हैं। करुणानिधि जी रोने लगे, उन्होंने कहा कि आप अगर इतना कहते हैं तो अब मैं सोनिया गांधी को ही समर्थन करूंगा। एक करुणानिधि के फैसले ने आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद से वंचित कर दिया और मनमोहन सिंह को बना दिया, क्योंकि आखिरी समय में सोनिया गांधी से उनके दोनों बच्चों ने, राहुल और प्रियंका ने कहा कि मम्मी आप प्रधानमंत्री मत बनो, पापा को मार दिया लोगों ने, दादी को मार दिया, ये लोग आपको भी मार देंगे, आप प्रधानमंत्री मत बनो। ये घटना इसमें लिखी, और इस घटना के गवाह श्री नटवर सिंह अभी हमारे बीच में है, जो इस सारी चीज को जानते थे। वो कैसे वीपी सिंह के पास आए, क्या घटना हुई,
अहमद पटेल तो चले गए, लेकिन डॉक्टर मंजूर आलम जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, जिन्होंने इस सारे काम की शुरुआत की, ये अभी हमारे बीच में हैं। तो इस चैप्टर को मुझे लगता है लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, अगर जिनको ये जानना हो कि क्या कमाल हुआ कि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो बने, तो मनमोहन सिंह की जगह तो सोनिया गांधी को बनना था। जी जी। मनमोहन सिंह कैसे बन गए? तो वो सारी घटनाएं दिन के इस साथ, किताब में, डेट के साथ इस किताब में है, वो और वो कोई खजाना नहीं इस जनता किताब से में है जी। तो वो खजाना इस तो किताब में है। जी सर, देखो, प्लीज कंप्लीट कीजिए। आप खजाना कहती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये कि मैं दोहराता हूँ कि इस किताब को नौजवानों ने पसंद किया, खरीदा, और उसके 2 किस्से आपको बता देता हूँ। ये किताब जब पहले छप के आई, तो छपने के 3 दिन के भीतर किसी सज्जन ने इस किताब को खरीदा, और वो अपने घर ले जा रहे थे, और अपने एक दोस्त के घर रुक गए चाय पीने के लिए। उनकी 16 साल की लड़की वहां बैठी हुई थी। तो उसने इनसे कहा कि अंकल मैं किताब देख लूं? उनका कि देख लो। उन्होंने किताब देखा, उसकी एक सहेली भी थी, वो दोनों कमरे में चली गई। जब चाय खत्म हुई तो वो आई, कहने लगी कि अंकल क्या इस किताब को हम, अच्छा उन्होंने सिर्फ सोनिया गांधी का नाम सुना था, उन दोनों लड़कियों ने। उन्होंने गूगल किया कि ये वीपी सिंह और चंद्रशेखर कौन है। गूगल करके उन्होंने पूछा कि अंकल हम इस किताब को पढ़ सकते हैं? उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उनको किताब भेंट कर दी, कहा बेटा मैं दूसरी ले लूंगा, तुम लोग पढ़ो। दूसरा उदाहरण, आपके चैनल पे भी कभी आते होंगे, देश के बड़े इकोनॉमिक एडिटर हैं आलोक जोशी जी। आलोक जोशी बड़े संपादक हैं, फाइनेंस सर्कल के बहुत बड़े जानकार हैं। वो अपने घर इस किताब को ले गए, तो उनकी लड़की ने कहा कि मैं इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ। उनका कि तुमने जिंदगी में अंग्रेजी के अलावा एक अक्षर नहीं सीखा, तुम किताब को कैसे पढ़ोगी? उसने कहा नहीं, इतनी मुश्किल तो होगी, लेकिन मैं इस किताब को पढ़ना चाहूंगी। तो उनके पिताजी आलोक जोशी हैं, अभी सत्य हिंदी पे बहुत प्रोग्राम करते हैं। जी जी। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैंने अपनी बेटी को दे दिया किताब पढ़ने के लिए। तो मैं ये बताता हूँ कि नौजवानों के बीच में और आपके जैसे लोग अगर इस किताब को पढ़ेंगे, तो उन्हें सिर्फ घटनाएं नहीं पता चलेंगी, उन्हें ट्रेंड पता चलेगा कि आज की राजनीति में और उस समय के राजनेताओं में क्या फर्क था, उनमें कितना विश्वास था, आपस में वैचारिक दूरी होने पर भी मन में कोई भेद नहीं था, कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचता था, एक ईमानदारी के साथ जनता को एड्रेस करते थे, और व्यक्तिगत ईमानदारी के साथ बैठ के खाते पीते थे, बात करते थे। कहीं पर उस भी दौर के उसमें नेताओं उस में दौर किस का तरह का सामंजस्य बिल्कुल था, और आज क्या है, आज के कैसे नेता, ये नौजवानों को पता चलेगा कि राजनीति यही नहीं है जो आज हो रही है, राजनीति वो भी है जो उस समय होती थी, जिसका जिक्र इस किताब में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं तो कहूंगी इस किताब को लेना है और आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि जो चीजें आपको इस किताब में मिलेगी वो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि संतोष सर मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, ये किताब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये हमारी जो देश के युवा हैं, यूथ है, या कोई भी व्यक्ति जिसे राजनीति की जानकारी चाहिए हो, या वो देश की जो असलियत है, जो जमीन है, जो समझना चाहता हो कि हमारे देश में किस तरह के नेता रहे हैं, किस तरह की पत्रकार रहे हैं, कल क्या दौर था, आज क्या दौर है, क्या बदलाव है, वो सब जानकारी के लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको बदल देगा और आपकी सोच को भी बदल देगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ किताब पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ना भी चाहिए। संतोष सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। प्रज्ञा, आपका धन्यवाद मैं इसलिए करता हूं कि इस तरह के सवाल आपकी उम्र का कोई पत्रकार पूछे, ये जान के मुझे गर्व होता है, और मैं निश्चिंत हूं कि पत्रकारिता अभी मरेगी नहीं, पत्रकारिता जिंदा रहेगी और ऊपर जाएगी। तो आपको भी बहुत धन्यवाद, आपकी रिपोर्टिंग की शैली को, आपकी भाषा को, आपकी समझ को और आपकी पसंद को। आपने ये किताब पसंद की, इसका मुझे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगी कि भाई
आपको देश की राजनीति समझनी हो, देश में वो दौर क्या था और आज दौर क्या है, बदलाव क्या है, फर्क कितना है, वो जानना हो, तो ये किताब जिसका टाइटल है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, इसमें मैं संतोष भारतीय सर है, तो ये किताब आप जरूर पढ़िएगा। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ने के साथ आप इसका लास्ट पेज पलटिए, बैक कवर। जी सर। आप बैक कवर, ये नहीं पीछे जो चित्र लगा है बैक कवर, ये जी आप इसमें जितने इसमें चित्र बने, रेखांकन बने हुए हैं, उनको पहचाने। ये सब इस किताब के पात्र हैं। इसमें मोरारजी देसाई भी हैं, इसमें जयप्रकाश नारायण भी हैं। ये जितना आप देख रहे हैं ना, जितने चित्र हैं, इन सबको पहचानिए कौन है। बिल्कुल, मनमोहन सिंह भी, हाँ। तो इस किताब के ये पात्र हैं। इस किताब में राज बब्बर भी हैं, शबाना भी है। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले ये जो इसमें तस्वीरें हैं आपकी उन तमाम बड़े नेताओं के साथ जिनको हमने किताबों में पढ़ा है, ये आपके साथ मोहम्मद सईद और तमाम बड़े नेताओं के साथ जो आपकी ये तस्वीरें हैं, मेरी सबसे पहले नजर इन तस्वीरों पर ही गई कि एक वो दौर था जब पत्रकार और नेताओं के बीच ऐसा रिश्ता हुआ करता था। मैंने वो तस्वीर भी देखी है जिसमें इंदिरा गांधी जी बैठी हुई है और आप कुछ बात कर रहे हैं, तो बहुत कमाल की बात है सर। लेकिन पहले अंदर वाले जो कवर हैं उसको तो आप पहचान लेंगे। आप बैक कवर को भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपने साथियों से कही कि पहचानो ये कौन कौन लोग हैं। अच्छा, ठीक है सर। इसमें एक फोटो है जिसमें 4 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब बोल रहे हैं और तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत बैठे हुए हैं। उनके पास ही मैं बैठा हूँ। एक इसमें चित्र हुआ, हाँ। तो इनको पहचानिए, ये सब इस किताब के पात्र हैं। जी ठीक है सर, शुक्रिया। और अभी मैं अपनी टीम को यही काम देने वाली हूँ कि आप एक एक चेहरा पहचान करके मुझे लिख के बताइए, क्योंकि सर के साथ कौन कौन था। और आप लोग जो किताब पढ़ेंगे ना, आप लोग भी कमेंट में मुझे बताइएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। आज के समय में व्हाट्सएप ने लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उस भूसे को निकालिए, ज्ञान को डालिए, संतोष भारतीय सर की किताब को समझिए और देश की असल मायने को, असल राजनीति को, असल नेताओं को सुनिए, समझिए, पढ़िए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नमस्कार।